Now listen. First, now only measure one topic remaining, that is want of factor. उससे पहले बस एक छोटा टॉपिक है आपका जो कल हमने किया था ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एंड शांति रखो भाई, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। एज यूजुअल हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या किया है हमने, अल्टीमेटली मैक्सिमम टाइम क्या निकाला है हमने, मोलर मास। तो कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके, प्रॉपर्टी का यूज करके गिवन मास मोलर मास निकालना हो, कैसे निकाल लेंगे, वही करना है। बस अब समझ लेना, ये जो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, या फिर एक और भी फॉर्मूला है, सेम मतलब होगा उसका, पाई इज इक्वल टू एम। एम जो है ये कैपिटल आएगा बिकॉज इट इज मोलैरिटी, एम आर टी। ध्यान देना है, कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी है यहाँ। और ये फॉर्मूला चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो बड़ा इजीली। पाई का मतलब क्या है यहाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू सी आर टी और एम आर टी कैसे आया हुआ है, देखो एक फॉर्मूला होता पहले, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आपके पास प्लस में था पहले, स्लेब्स में था। इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें क्या करो, इस प्रेशर की बजाय आप ले लो यहाँ पर आप पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड वन थिंग माइंडेड, द वैल्यू ऑफ पाई हियर इज नॉट 3.14 और 22/3 तो भी 7 आएगा, वो नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसका कोई कांस्टेंट नहीं है, ये डिराइव करना है आपको। तो पाई इज इक्वल टू, या पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी बन जाएगा, यानी कि पाई इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। एंड व्हाट इज एन बाई वी, मोलैरिटी। क्या हमने ना, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पाई इज इक्वल टू इधर राइट सी आर टी और एम आर टी, ये रहा, ठीक है। अब इसको फर्दर मतलब क्या पूछा गया है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी आगे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखो इसमें ना, ऑल्दो यहाँ तो बात बन रही है इसमें, बट स्टिल इसमें अगर चाहो तो ये जो n है, व्हाट इज n, नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के ही होंगे। दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो राइट पाई इज इक्वल टू n का मतलब है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू v इनटू r इनटू t। एंड अगर पूछा हो कितना मोलर मास है तो यही काम आएगा फिर तो, बिकॉज इस फॉर्मूला में ऑल नंबर ऑफ मोल है, गिवन मास या मोलर मास नहीं है। अगर गिवन मास मोलर मास पूछा तो आपको n की वैल्यू को नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले से रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज WB बाय MB। तो ये भी बात बन जाती है, ध्यान देना है। इनमें से ही कुछ आपके पास अप्लाई होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। लो भाई सीधा पाई पूछ लिया इसने, इन पास्कल। चलो प्रिपेयर्ड बाय 1 ग्राम, गिवन मास कितना आ गया 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास, इतना है उसका मोलर मास, ठीक है। हर्षित, ये जुल्फों में बाल बिखेर के पानी पूछ करके क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया है, कुछ क्या हो गया, डंडर हो गई है? तो चुप रहते नहीं आप, डंडर में भी जुल्फे घुमा रहा है आगे। अच्छा वो जेंट्स से करते नहीं है, चलो नमस्ते। ये 1 ग्राम है, शांति। 1 ग्राम इज गिवन मास, 1,85,000 is here
मोलर मास एंड पॉलीमर का मोलर मास बहुत हाई होता है, ठीक है, वो ये रहा गिवन मास बाय मोलर मास इनटू कितना वॉल्यूम है 450। अब क्योंकि वॉल्यूम किस में आ रहा है ml में, दैट्स व्हाई 1000 लगा दो, क्योंकि हम मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी के लिए आपको लीटर चाहिए होता है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका ml में 1000 लगा दो। अच्छा ये हो गया आपके पास, r की वैल्यू दी गई होगी, r वैल्यू विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ये दे रखी है 8.314 into 10 raised to power 3, although r की वैल्यू it can change with the change in the unit of pressure, with Pascal ये यूनिट आएगी, बट अगर आपके पास ये रहा, अगर बार में दिया हुआ है तो वैल्यू 0.083 ये अलग होएगी, ठीक है। R की वैल्यू डिपेंड करती है कौन सी यूनिट्स है प्रेशर की भी, और तो दी गई होंगी आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक। तो R की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया था यहाँ पे N, ये रहा आपके पास N, V आ गया, ये रहा V के लिए 1000 यहाँ लगा दिया तो चेंज इनटू ml, R की वैल्यू पुट कर दी है, और ध्यान देना T जो मर्जी हो whether given or not always change it into Kelvin। क्या दिया है, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, कितना आएगा 310। ये लो भाई, बाकी तो आप कुछ नहीं करना है, इसमें कैलकुलेशन है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, अच्छी बात है, क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होगा, डोंट टेक टेंशन फॉर दैट आल्सो, ठीक है। तो इसमें कोई इतना खास मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपसे कुछ हो ना पाए, सिंपली एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला को आपने अप्लाई करके रिजल्ट निकाल देना है, इससे बड़ा कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, वेरी वेरी इजी। सेम थिंग आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो WB दिया है 36, ग्लूकोज है कितना मोलर मास आएगा 180, प्रेजेंट इन लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आ गया है, वॉल्यूम 1 लीटर आ गया, इन सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई भी दे दिया गया है, कितना है 4.98। अब देखो यहाँ ध्यान देना, if the osmotic pressure of solution is 1.52, यानी कि यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी इसकी कंपैरिजन, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार है और बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर है और वॉल्यूम है वो सेम है, तो बताओ उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन की, या ट्राई करना एक बार निकालने की, कैसे करोगे। Now see this question, इसमें कहा गया है आपको निकालना है ऑस्मोटिक, सॉरी क्या निकालनी है कंसंट्रेशन, सो वी नो पाई इज इक्वल टू CRT, C पूछा गया है, आप फाइंड आउट करो, सो C विल बी इक्वल टू पाई डिवाइड बाय RT। अब वो कह रहा है कि अगर कितना प्रेशर हो ऑस्मोटिक का 1.52, तो 1.52 अगर है, R की वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, कितनी दी होगी यहाँ पर, अगर बार में है या एटमॉस्फेयर में है, लिसन दोनों में से जाती है, अगर आपके पास बार है या एटमॉस्फेयर वैल्यू आ रही है तो 0.083, आप खाली 8 तक काउंट लगा लो, मैक्सिमम 3, बस 2 मत करना, और कई बार 2 भी लिखा होता है, नॉन 2 0.083, इससे का मतलब इनटू टेम्परेचर इज कितना है भाई 300 केल्विन, लो now only your calculation part is there, no more than that, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 centimeter cube of aqueous solution of protein contain 1.6 gram, given mass आ गया, of protein, osmotic pressure at 300 is 2.57 into 10 raised to power -3 बार, यानी कि टेम्परेचर दे दिया है, पाई दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, गिवन मास दे दिया है, बचा क्या मोलर मास पूछा होगा, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट इन 2 minutes।
In this question, first of all, you should know the meaning of centimeter cube. So 1 centimeter cube is equal to 1 ml. ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में भी काम आएगा न्यूमेरिकल में. तो ऑलवेज कीप इन माइंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए है, कुछ नहीं है. और तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ चुका है? 200 ml. कंटेन 1.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को डिसॉल्व किया है WB. जो मोलर गिवन मास है, कितना ग्राम है प्रोटीन हमारे पास? 1.26 ग्राम प्रोटीन है. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है that is 1.57 into 10 raised to power minus 3 है. and the temperature given to you is 300 Kelvin and the R value is 0.083. ठीक, और पूछा क्या है यहाँ पे? मोलर मास. so you know pi is equal to mRT. it means pi is equal to given mass by molar mass into volume into R into T. Pi is given to you, that is 2.57 into 10 raised to power minus 3 is equal to कितना ग्राम प्रोटीन है हमारे पास? 1.26 ग्राम प्रोटीन है, गिवन मास दे रखा है. मोलर पूछा हुआ है, कितना वॉल्यूम है? 200 ml है, तो ऊपर लगा दो 1000. अच्छा, R value is 0.083 and temperature is 300. अभी काम करो, MB को यहाँ भेज दो. मोलर मास पूछा है और ये 2.57 into 10 raised to power minus 3. ये नीचे ले आओ बस. और करना क्या है? और कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी डिलीट हो चुके हैं, देखा है मैंने. ऊपर नीचे सब कुछ कर रखा है, मतलब पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं प्लस माइनस. वेरी पुअर and it shows only the lack of willingness कि निकम्मा बन जाना है, काम ही नहीं करना है. ये रहा आपके पास, डायरेक्टली 5 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, ये 10 raised to power minus 3 है, ऊपर जाकर के ये यहाँ पर 10 raised to power 3 हो जाएगा. और तो कोई सिंपल कटिंग नहीं नजर आ रही मुझे यहाँ पर. करना हो तो कर देना. आंसर आया है बच्चों का आराम से. आपका आंसर अगर 61,000 की रेंज में आ रहा है, इवन वेरी मच नियर टू दिस, एक्सेप्टेबल, चल जाएगा. इवन मिनिमम 60,000 की रेंज में होना चाहिए. देखो 60,000 की रेंज में होना चाहिए. 61 में है, वेरी गुड. 62 थोड़ा सा गड़बड़ है, 61 तक चल जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया. ये सेम है. ये करना जरा एक बार. बी वाला पोर्शन, portion B of this question. So ultimately now सबसे last portion and I'm telling you colligative property अगर आपने कर ली है, ये मान के चलो आपने न्यूमेरिकल कर लिया जो एग्जाम में आने वाला है. बट जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, कल भी हमने एक क्वेश्चन स्किप किया था वहां पर MCQs में, कंपटीशन वाले में, वो उसी क्वेश्चन से था. want of factor. और जब यहाँ पे ध्यान नहीं दिया ना, बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जितना भी आपने किया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पोर्शन, वो जीरो हो जाएगा. क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर के साथ जाके ही कंप्लीट होती है. बता रहा हूँ. और बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है समझने में, पहले बता रहा हूँ एडवांस में. कंसंट्रेशन कोई रखोगे समझ आएगी, वरना लास्ट तक लगे रहोगे कैसे होता है. ऑल्दो आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं. मतलब अगर मेरे पास 1
1 मोल NaCl प्रेजेंट है और 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल AlCl3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बताओ भाई इसमें किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे हाई किसकी आएगी? तीनों की बराबर आएगी या किसी की कम किसी की हाई? बराबर आएगी, बराबर आएगी, इक्वल आएगी। कोई इनमें से एक आधा हो लग रहा हो फालतू आती है उसकी, फर्स्ट की आएगी सबसे हाई। देखो ध्यान दो, सबसे हाई आएगी थर्ड की, सबसे हाई। सबसे कम किसकी आएगी? सबसे हाई किसकी आएगी? सॉरी, सबसे लो किसकी आएगी? सेकंड वाले की। क्या रीजन है? पहले तो छोड़ दो कितनी आएगी वो बात तो अलग है, वो करना है पेपर पे। मेन चीज ये वैल्यूज हाई या लो क्यों आएंगी, रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जो NaCl है और AlCl3 है, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो टूट जाते हैं आयोन्स में, कटायोन और अनायोन में। एंड यू विल इजीली गेट टू नो कि कौन से टूटते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन के अंदर भी आपको हिंट मिला होगा, बताऊंगा, ज़्यादा उसमें टेंशन लेनी नहीं है। क्या हिंट दिया होगा कहूँगा मैं आपको, हिंट मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज होगा। पता क्या है, अगर 1 मोल NaCl है तो वो टूट जाएगा Na+Cl में, 1 मोल ही बनेगा Na का और 1 ही मोल बनेगा Cl का। इसका मतलब अल्टीमेटली 1 मोल NaCl is changing into 2 moles and I told you earlier colligative property depend on the number of particle not on the nature। मतलब अगर NaCl ना टूटता, मान लेते ना टूटता अगर, तो जितना इफेक्ट होता एक NaCl का उतना ही इफेक्ट एक Na का है या उतना ही इफेक्ट एक Cl का भी है। I told you चाहे आपका वेट 2 क्विंटल हो या 50 kg हो, वोट 1 ही काउंट होती हैं। ऐसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल का नेचर क्या है। अगर 10 जुड़ के 1 बन गया है ना तो वो 1 ही काउंट होगा, और 1 टूट के 10 बन चुके हैं तो 10 काउंट होंगे, मींस नंबर काउंट होंगे। क्या साइज है, क्या नेचर है, कितना मास है, कहीं से कोई इस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं करता। मतलब अगर मैं कहूँ सामने आपका ग्रीन बोर्ड है, अभी इंटैक्ट है, 1 पीस में है, 1 काउंट हो रहा है। अगर आपने इसको 2 पीस में कर दिया, 2 ही काउंट करने पड़ेंगे। 4 पीस में तो 4 काउंट होंगे, उसका इफेक्ट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा जो प्रॉपर्टी लेनी है उसकी वैल्यू के लिए वहाँ पर। तो सेम बात ये आ गई है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हों जो कि टूटते हैं कटायन आयन में, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को डिफर करते हैं। और कैसे, पहले तो टेंशन हो रही होगी कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पर इसका यूज करना है। कभी क्वेश्चन आया तो वहां पे क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा डिसोसिएशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट या फिर ब्रेकिंग, ये चीजें लिखी हुई होंगी। यार कौन है भाई, है दिमाग खराब हो चुका है क्या? समझा बोल भी दिया है, सुन लो, फिर वही गंदी हरकतें। घर से गाली खाकर आते हैं, चुपचाप बैठते नहीं है, या ना करने आया हुआ है बच्चा जो भी है। गर्मी वैसे ही हो रही है, अब पेट में गैस बन रही होगी, सुबह सुबह लस्सी पी ली होगी, नहाए है नहीं है। जो बच्चा देखो चाल करे अपना जाए देखता है जाए वॉशरूम में, यहाँ भाई करने इधर तीसरा तो नहीं हो कहीं, वो ठीक है तो बेटा नहा कर आओ, फिर उतारो मैं बस। इसे ध्यान रखो इस बात का, योग आप ध्यान रखो।
ना कराओ डेली तो तब भी हालत ये है। मेरा नहा कर भी हालत ऐसे रखे हैं आप लोगों के, हरकत है वही की वही, सुबह सुबह जाते हैं, मतलब कहाँ से परेशान आत्माएं। समझाया भी अभी इंसान बन के रहो, कितने का जो है ठीक है, घर पता है घर वालों को क्या हो, यहाँ बताया करो किसी को, लेकिन आप भी ध्यान रखो, इंसान लगो कम से कम हरकतों से। अजीब अजीब हरकतें हैं, इतना क्या लगता नहीं कहीं से इंसानी हरकत है ये आदमी वाली, अजीब, मतलब ऐसा लगता नहीं कहीं से कि कोई स्टूडेंट है ढंग से पढ़ रहा होगा। हाँ ये जरूर है, ऐसा लगता है कि अंडर प्रेशर है, देन गो टू वॉशरूम, ठीक है। अब से देखा मैंने कि बच्चे को ऐसे करते हुए 30 मिनट्स के लिए, चाहे युग है, चाहे जतिन है, चाहे अर्षित है, दे विल गो इन द वॉशरूम एंड विल रिमेन। Your attention please, attention of you 10th and plus 2, listen carefully, 10th and plus 2। चलो पढ़ाई करते हैं। तो डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकिंग इनटू आयंस, ऐसा लिखा होगा, बता रहा हूँ। ये साइंस है या आपके पास पहचान है कि जो आपके पास दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट वो टूट रहा है, मीन्स वो सिंपल नहीं है, इट विल ब्रेक इनटू। और अगर ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या सोल्ट भी लिखा हो सकता है, जहां लिखा हुआ है कंप्लीटली डिसोशिएटिंग और डिसोशिएशन, कंप्लीट डिसोशिएशन, ऐसा लिखा हुआ है तो बिल्कुल आसान है। और यूजली 10 में से 6 क्वेश्चन में यही आता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ऐसा, कि आपको करना क्या है, यू जस्ट सी, अगर ये लिखा हुआ ना ये तो इशू ही नहीं है। क्या करना है, आपके पास मान लो MgCl2 है, काउंट कर लो कितने इसमें एटम हैं, 1 2Cl हो गए, यहाँ ये 3 काउंट हो जाएगा, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। आपके पास आया है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 1.2, यू विल मेक इट 3.6 सिंपली। आपके पास दिया हुआ है NaCl, और NaCl को आपने स्ट्रॉन्ग ही मानना है हमेशा, क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग होता ही है बाय डिफॉल्ट, ना भी लिखा हो इसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाएगी, क्योंकि 2 आयन में टूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब ये चीजें स्टडी की वॉन टॉफ ने स्टडी की, उसके बाद उसने कुछ रूल्स निकाले, कुछ फॉर्मूला दिया, वो स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये वॉन टॉफ फैक्टर। सबसे पहले तो समझो बात को, आई टोल्ड यू, ये टॉपिक अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो बता रहा हूँ, ये मान के चलना आपने हाफ चैप्टर खराब कर लिया, किया था तो नहीं किया कोई बात नहीं। Want of factor, of factor है क्या, इसका सिंबल है आयोटा, आई से बोलते नहीं, आयोटा है वैसे आई बोलते हैं इसको, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आयोटा से। क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जैसे ये प्रॉपर्टी है आपकी कोलिगेटिव, लाइक डेल्टा, डेल्टा TB इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, KB इंटू मोलैरिटी, ठीक, सिंपल मोलैरिटी का भी। इन रियलिटी में ये कंप्लीट फॉर्मूला ऐसे बनेगा जब यहाँ पे आएगी I की वैल्यू। अब आप कहोगे कि I तो लिखा ही नहीं आपने, वो इसलिए लिखा नहीं मैंने क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने उन सब में मैंने क्या लिया था, मैंने ग्लूकोज लिया, मैंने यूरिया लिया, मैंने सुक्रोज लिया और कुछ और भी लिया होगा। ये सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, टूटते ही नहीं हैं, और क्योंकि टूटते नहीं हैं तो वहां इन सब के लिए जो I की वैल्यू क्या थी, 1 थी, दैट्स व्हाई नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ I देयर, सिंपल केस। लेकिन अगर अब देखो मैं करता हूँ क्वेश्चन, मैं कहता हूँ
सिंपल करेंगे थोड़ा सा, लाइक 180 ग्राम हाँ वाटर था हमारे पास, और उसमें हमने 5.85 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर दिया, और Kv की वैल्यू कितनी होती है 0.86 थी। तो बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, या फिर व्हाट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों आंसर लगाएंगे बट स्टिल पहला कर लेते हैं। व्हाट इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी की निकालो वैल्यू, तो पता क्या आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, वो लिखो गया यहाँ पे, ये रहा आपका फॉर्मूला, आई की वैल्यू पुट करो, क्या था हमारे पास NaCl है ना, ये कंप्लीटली ही डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली, आई वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 इनटू Kb 0.86 इनटू मोलैरिटी, कितना गिवन मास 5.85, व्हाट इज मोलर मास 58.5 होता है NaCl का, इनटू अमाउंट ऑफ वाटर मींस WA कितना है 180 इनटू 1000, ठीक है। बस अब देखो, अगर मैं ये ना लगाता तो ये थी डेल्टा टीवी की वैल्यू, और ये लगा के क्या होगा, इसकी डबल हुई नहीं हुई, क्या होगा एग्जैक्टली डबल। अगर मैं ये पुट नहीं करता तो वैल्यू ये आती, ये पुट करते क्या हो गई, डबल हो गई। तो जो ये आई है ना, इसे ही बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। देखो सबसे पहले आप सीख लो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं, सिंपल किस तरह, बिल्कुल सिंपल केस। अब कुछ चीज़ें और भी हैं बतानी है मुझे आपको, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट अभी बिल्कुल सिंपल बताया मैंने कि आपको आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर बहुत ही सिंपल केस आया, और लकीली होता क्या है, आउट ऑफ 10 6 to 7 टाइम्स ये सिंपल केस ही आता है, ऑल्दो कुछ डिफिकल्ट केस भी हैं इसमें करवाने हैं मुझे, जब थोड़ा सा दिमाग चलेगा आपका, लेकिन सिंपल वाला पहले करना है। ये ना हो कि अब डिफिकल्ट में उलझ जाओ और सिंपल, इस साल भी सिंपल ही आया हुआ है, वहाँ आई की वैल्यू आई थिंक 3 आई हुई है, MgCl2 आया आई थिंक। तो सिंपल जलाते हैं, पहले वो करने हैं, ये ना हो कि मुश्किल है पहले वो करके देखूं, पता ये लग रहा है कि उस चक्कर में यहाँ पे सिंपल भी नहीं हो पा रहा है और एग्जाम में सिंपल ही आ गया। और आप पूछ सकते हो किसी बच्चे से भी जो इस बार +2 पेपर दिया है, मैंने चेक भी कर लिया है, MCQs ठीक है, कोई उससे नहीं आया किसी बुक से, मतलब डायरेक्टली MCQ आएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा गाइड किया गया था वैसे ही आए हैं लगभग। ये कहा गया कि हाँ ये पढ़ लो, क्वेश्चन करते करते ये MCQ बन सकता है, बने हैं, तरीका उनका अपना होता है पूछने का, बट बने हैं लगभग MCQ ऐसे आए हैं जिसने NCERT की है, एक भी गलत नहीं होगा, एक भी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट लेवल नहीं है। हाँ आसान नहीं है, पहले बोल दो, आसान बिल्कुल नहीं है, पर मुश्किल भी 1% नहीं है। जिसने पढ़ा हुआ है, क्रैमिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, और क्रैमिंग को हटाने के लिए ही MCQ वाला पोर्शन आया हुआ है आपका बोर्ड में, ठीक है। आपका एक भी MCQ गलत नहीं होगा अगर आपने केवल समझा हुआ है। जो बच्चा केवल क्लास में अलर्ट था, याद ना भी किया हो, वो MCQ में ही अपना पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकता है। इस तरीके का अब जुगाड़ कर दिया है बोर्ड ने। लेकिन जो बच्चा ना समझ के सोच रहा है मैं घर पे जा कर के 2-4 घंटे मेहनत कर लूँगा, बड़ा मुश्किल हो रही है। और ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है हर साल, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं है बट लॉजिकल है, कंसेप्ट बेसिस पे है। आप कहो कि मैं ये याद कर लूँ, वो याद कर लूँ, करते रहो, कुछ नहीं आने वाला। याद करने से बात नहीं बनेगी, पहले समझना पड़ेगा। चाहे आप 2 टॉपिक कम समझो, काम चल जाएगा, पर जो भी करना है समझ करना है। याद वाला सिस्टम भूल जाओ, जो 10th क्लास में था, 1 चैप्टर याद कर लो, 2 चैप्टर याद कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, टाइम वेस्टेज है। उल्टा उसका नुकसान ये होने वाला है, जो एक टॉपिक समझना था आपने वो भी समझा नहीं कि याद तो कर ही लिया है, और एग्जाम में उसका आपको उल्टा रिजल्ट मिलेगा। आप कहोगे मैंने ये भी याद किया हुआ है, वो भी किया हुआ है, समझ ये नहीं आ रहा पूछा क्या है, समझ नहीं आएगा पूछा हुआ क्या है। हाँ टॉपिक समझा हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, आपको आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है।
तो आज अभी मैंने बस स्टार्टिंग करवाई है वांट ऑफ की। नेक्स्ट लेक्चर में वांट ऑफ कल जो होगा वांट ऑफ पूरा ख़त्म कर देंगे। ट्राई करता हूँ मैं ख़त्म करने की, थोड़ा बड़ा टॉपिक है वैसे, तो कल आपका ये चैप्टर ख़त्म हो सकता है।